हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। माय नेम इज़ विनय त्यागी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। This is lecture number 3 of chapter first, matter in our surrounding, of class 9 chemistry. In the previous lecture we had already studied about the characteristics property of solid, liquid and gas. So today we will study about the why solid, liquid and gases have different properties. क्लियर है? इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हम पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि उनके जो प्रॉपर्टीज जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं, वो डिफरेंट क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अगर हम इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे व्हाई दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट in solid, liquid and gas. Number 1, matter is made up of very small particle. ये फर्स्ट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी का। अगर हम कोई भी मैटर को लेते हैं तो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा। एंड पार्टिकल जो है वो दीज में भी एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है उस पार्टिकल को हम केमिस्ट्री में एटम्स या फिर हम मॉलिक्यूल कह करके बोलते हैं उसको। सेकेंड पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। ये आपको अच्छे समझना है। अगर हम कोई भी मैटर ले रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में ही रहेंगे, ठीक है। और इस मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है मैटर के अंदर या पार्टिकल्स में प्रेजेंट होगी, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं, एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी मैटर है उन पार्टिकल्स में मोशन है तो उसकी वजह से जो भी एनर्जी प्रेजेंट होगी उस मैटर के अंदर तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट, सम इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन दीज पार्टिकल्स, राइट। तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के जो पार्टिकल्स उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। इस अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं आपस में कंबाइंड रहते हैं। तो अगर हम मैटर की बात करें, सपोज करो ये जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, तो एक पार्टिकल हम बड़ा सा एज्यूम कर लें और एक पार्टिकल ऐसा एज्यूम करें तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में हेल्ड रहेंगे और जो मैटर है वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसका मतलब है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा मतलब मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे, क्लोज टुगेदर। मतलब अगर हम कंपेयर करें एक सब्सटेंस है ए, सेकंड सब्सटेंस है बी, तो इनके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके, पार्टिकल यहाँ पर है, सेकंड पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ पर है। बी के केस में एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल इधर है। तो जैसे कि पिक्चर से क्लियर दिख रहा है, तो ए सब्सटेंस के बीच में देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है काफी कम है, दैट मीन्स इसका फोर्स काफी ज्यादा होगा। या इसका उल्टा कह सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ ए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तो ये सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली हेल्ड रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। जबकि बी के केस में देखो जो डिस्टेंस है इन पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है, ज्यादा है। तो पार्टिकल्स में जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट को भी देखिएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो याद रखिएगा फोर्स जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कब, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय हीटिंग। अगर किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस को के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, राइट। तो ये बात भी आपको समझनी है कि सपोज करो एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस जो यहाँ पर है कूल कंडीशन में इसका टेम्परेचर सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस है, और एक सब्सटेंस हम ले रहे हैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाला जो कूल कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और 100 डिग्री सेल्सियस वाले की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर,
जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ऐसा ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नीचे लिखा हुआ लास्ट पॉइंट, हायर टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ मूवमेंट का मतलब काइनेटिक एनर्जी से होता है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली बात है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट है, नोट करने वाले पॉइंट है। इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे, समझेंगे, तो हम जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, उनको समझ पाएंगे। काइनेटिक थ्योरी को अगर समझ जाएंगे तो हम उसको भी समझ जाएंगे इजीली। तो काइनेटिक थ्योरी से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। नंबर 1, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इन जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करें या मैटर की बात करें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में अगर हम देखेंगे सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं इस तरीके से, बहुत छोटे छोटे, कोई स्पेस होगा नहीं इनके बीच में। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधा सी बात है, हम बोल सकते हैं सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरपार्टिकल स्पेस कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा रहेगा और गैस में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी कम है। जबकि लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो इसको हम एफ, जो सॉलिड है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एफ एस से इंडिकेट करेंगे और लिक्विड वाले को एफ एल से इंडिकेट करते हैं। और सपोज करो गैस के लिए हम जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको इंडिकेट कर रहे हैं एफ जी से। तो इनका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है सॉलिड के केस में मैक्सिमम होगा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम रहेगा। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड जो है वो सॉरी गैस जो है उसमें मिनिमम रहेगा। तो इन बातों को आपको अच्छे से जानना है। दूसरा अगर बात करें अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जो उन पार्टिकल्स की स्पीड है या मूवमेंट है उसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट सीधी सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स रहना चाहेंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ई से इंडिकेट कर रहे हैं सपोज करें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड थोड़ा ज़्यादा होगी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ये मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट भी इसी ऑर्डर में रहता है। जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहेगा वो गैसियस पार्टिकल में रहेगा, तो जैसे जैसे हम सॉलिड की तरफ मूव करेंगे तो सबसे कम रहेगा, यहाँ पर ये मिनिमम रहेगा और जबकि गैस के केस में ये मैक्सिमम रहेगा। तो इन तीन बातों को आपको अच्छे समझना है क्योंकि ये अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो इन तीन प्रॉपर्टीज से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है ये है आयोडीन क्रिस्टल का। सॉलिड स्टेट में आयोडीन जो है रूम टेम्परेचर पर आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, बड़ा शाइन करता हुआ लश्यर प्रॉपर्टी है आयोडीन की। तो यहाँ पर देखो अगर इन पार्टिकल्स को देखें तो ये पार्टिकल्स देखो क्लोजली पैक्ड हैं। ये बीच का जो स्पेस रहता है, यहाँ देखो छोटा सा एक स्पेस रह रहा होगा, ये जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, IPS, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट देखेंगे, सॉलिड स्टेट में ये अरेंजमेंट जो है क्लोजली पैक्ड है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन के केस में देखो ये ब्रोमीन लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ ये ब्रोमीन के Br2 इस तरीके से इंडिकेट करते हैं Br2, इसका मतलब ब्रोमीन के 2 एटम प्रेजेंट है 1 मॉलिक्यूल में। तो यहाँ जो एटम है देखो बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस जो है ये स्पेस दिखाई दे रहा है लिक्विड में।
यही कंपेयर करते हैं अगर सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में ये वाला स्पेस नहीं था अगर कंपेयर करें। फिर दूसरा अगर देखें, ये जो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट है इस ट्यूब के अंदर, तो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ जो ब्रोमीन है इस जगह पर गैसेस फॉर्म में ब्रोमीन है, वेपर। ब्रोमीन के क्या है यहाँ पर, वेपर। तो यहाँ देखो कितना ज़्यादा स्पेस है इस जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब जो अगर हम ऑर्डर बनाएं इसका इंटर पार्टिकल स्पेस का अगर ऑर्डर बनाते हैं तो ऑर्डर सिंपल सा वही आने वाला है, सॉलिड का मिनिमम, लिक्विड का ज़्यादा रहेगा और गैस का सबसे ज़्यादा रहेगा। इंटर पार्टिकल स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि जो बीच का गैप है उसको कंप्रेस करने पर फिल किया जा सकता है। जबकि सॉलिड में देखो इंटर पार्टिकल स्पेस कुछ है नहीं, तो अगर हम कंप्रेस भी करना चाहेंगे तो सॉलिड को कंप्रेस करने पर वो स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस भी नहीं होगा। जबकि गैस के केस में देखें अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे, ये आपस में क्लोज हो जाएंगे और स्पेस जो है वो कवर हो जाएगा बाय मॉलिक्यूल। तो इसलिए गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और जबकि सॉलिड है वो नहीं होती हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी को सॉलिड लिक्विड गैस में हम यहाँ से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करो हम एक सिरिंज ले रहे हैं, तो सिरिंज का ये जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर कुछ भी सब्सटेंस है उसको फिल किया जाता है, और अपर वाला पार्ट है ये पिस्टन होता है, ठीक है। और पिस्टन के ऊपर हमने वेट रखा है, या अपने हैंड से इसको पुश भी कर सकते हैं डाउन साइड में। अगर आप डाउन साइड में पुश करोगे तो प्रेशर लगेगा नीचे वाले सब्सटेंस पर, इसको पुल करोगे अपर साइड में, इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचोगे तो यहाँ नीचे वाले वाला जो सब्सटेंस है वो ऊपर की तरफ आ सकता है। जैसा कि हम इंजेक्शन में कोई लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं या उसको फिल करते हैं, वो सेम वाला प्रोसेस है, सिरिंज वही है ये, ठीक है। तो ये वाला जो एक्टिविटी है इसको हम घर पर भी कर सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 केस लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड ए, बी एंड सी। तो जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पर हमने उसमें कॉमन सॉल्ट फिल कर रखा है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। कॉमन सॉल्ट का रूम टेम्परेचर पर इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होती है। तो फर्स्ट वाला केस सॉलिड के लिए है। सेकंड वाला केस लिक्विड है, इसमें वाटर फिल कर रखा है हमने। और थर्ड वाले केस में हमने गैस फिल कर रखी है। गैस यहाँ कोई भी एयर हो सकती है, एयर जो है वो गैस स्टेट ही होती है। और एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये मिक्सचर है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो सबका मिक्सचर होगा। तो पर्टिकुलर इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, ठीक। अभी हमको क्या करना है, ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है इसको डाउन साइड में हमको प्रेशर एग्जर्ट करना है। तीनों के केस में हमें वही करना है। जब हम देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा, जो हमारा केस नंबर ए एंड बी है, अगर हम केस नंबर ए और बी की बात करेंगे, मतलब सॉलिड वाला और लिक्विड वाला, इनका कंप्रेस अगर कितना भी कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होने वाले। आप प्रेशर लगाते जाइए। ये जो पी है यहाँ पर प्रेशर, इसको इंक्रीज करते जाओ, खूब सारा प्रेशर लगा दिए, फिर भी ये यहाँ पर कंप्रेस नहीं होगा। इसका ये जो लेवल है ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। वाइल इन द केस ऑफ एयर, अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनिशियली ये थोड़ा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन आप एक और चीज़, जो बॉटम वाला पार्ट है इसको किसी से आपको क्लोज करना पड़ेगा, या तो रबर कॉक से इसको बंद कर सकते हैं या फिर नीचे अपना हैंड लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। हमें काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ेगा, बट प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये जो गैस है वो कंप्रेस हो सकती है, ठीक। इसका रीज़न हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी कंटेनर में गैस फिल है, तो सपोज करो ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से हैं, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब उसका वॉल्यूम, सपोज करो वो पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब इतना ही हो गया। तो हम कंप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर गौर से देखें तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। यहाँ पहले काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, इसके बीच में स्पेस था, यहाँ इनके बीच में स्पेस था, तो ये जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो गैस का स्पेस इन बिटवीन स्पेस था वो धीरे धीरे कवर होने लगा है बाय गैसेस मॉलिक्यूल। तो ऐसी फैसिलिटी जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस वाली जो फैसिलिटी है वो गैस में होती है, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस में ऐसा काफ़ी कम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड एंड लिक्विड काफ़ी कम होगा, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती है। तो ये इसका रीज़न रहता है। नाउ नेक्स्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग इसको जरा समझ लीजिएगा। स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle is called diffusion। अगर हम बात करें कि स्प्रेडिंग हो जाए या मिक्सिंग हो जाए सब्सटेंस की,
तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है, या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल है ब्रोमीन वेपर का। यहाँ दो सिलेंडर हैं, एक अपर साइड में सिलेंडर है और एक बॉटम साइड में सिलेंडर है। इसको वर्टिकली एक के ऊपर एक रख दिया गया है, बीच में यहाँ पर एक क्लोज कर रखा है। नेक्स्ट वाले केस में हमने इसको ओपन किया। जैसे ही ओपन करेंगे तो ब्रोमीन जो है देखो ऊपर की तरफ ब्रोमीन जाने लगी, और देखो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर हल्का सा लाइटर है, इस जगह पर थोड़ा सा डार्कर है, और बॉटम में मैक्सिमम डार्क रहेगा। आफ्टर सम टाइम 5 मिनट 10 मिनट और मे बी 15 मिनट, तो ये जो कंप्लीट सिलेंडर है देखो इसका हर तरफ जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो सेम हो चुका है। तो इसका मतलब जो ब्रोमीन है कंप्लीट सिलेंडर में स्प्रेड आउट हो चुकी है, फैल चुकी है वो, या और ऐसा बोल सकते हैं जो अपर पार्ट में एयर थी या कोई भी गैस हो सकती है और नीचे में क्या थी ब्रोमीन गैस, तो ये आपस में इंटरमिक्स हो चुकी है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इसी को कहते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूजन होने की स्पीड, तो सॉलिड में मिनिमम होगी और गैस के केस में मैक्सिमम होगी। तो ये बात भी आप जान लीजिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड का मिनिमम होगा, गैस का मैक्सिमम होगा। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं डिफ्यूजन के। ये कुछ हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन इन गैस। जैसे हमारे घर में अगरबत्ती है, परफ्यूम है, तो इनकी स्मेल भी पूरे रूम में, अगर हम परफ्यूम को किसी पर्टिकुलर स्पेस पर स्प्रे करते हैं तो देखिएगा अगर एक रूम में करेंगे तो सेकंड रूम में है वहाँ भी आपको इसके आपकी जो स्मेल है वो आपको आने लगेगी। फ्रेग्रेंस है उसके पूरे घर में आपको फैलने लगते हैं। तो फ्रेग्रेंस पार्टिकल अगर इस तरीके से फैल रहे हैं, इसका मतलब वो मोशन की वजह से या काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है उनमें, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहे हैं, एयर में जाकर के डिफ्यूज हो रहे हैं। इसका फायदा ये भी है, अगर हम एलपीजी गैस की बात करें तो एलपीजी गैस में मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दो गैस हैं, मेनली यही गैस होती हैं एलपीजी में। ठीक है, मेन कंपोजिशन ब्यूटेन एंड प्रोपेन का है। और ब्यूटेन और प्रोपेन इनकी कोई भी स्पेशल कोई स्मेल नहीं होती, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती, कोई ओडर नहीं होती, ये ओडरलेस गैस हैं दोनों। राइट, तो सपोज करो अगर हमारे घर में एलपीजी गैस लीक हो जाए, तो लीक होने पर हो सकता है डेंजर हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम फायर कहीं ना कहीं से करें या हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सीधी सी बात है उसमें आग लग सकती है। तो ऐसा ना हो, एलपीजी गैस लीक होते ही आपको स्मेल आ जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, एलपीजी में एक कंपाउंड है उसको ऐड किया जाता है, इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2SH। तो ये जो है एलपीजी गैस में जो भी स्मेल आती है वो इस इथाइल मरकैप्टन की आती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि एलपीजी का जो मेन कंपोजिशन ब्यूटेन और प्रोपेन है तो वो इनकी स्मेल है, नहीं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन की कोई स्मेल नहीं होती है। एलपीजी में एक जो कंपाउंड है इथाइल मरकैप्टन CH3CH2SH, इस कंपाउंड की प्रेजेंस होने की वजह से एलपीजी में ये स्मेल होती है। तो ये स्मेल हम इसलिए उसमें ऐड करते हैं ताकि एलपीजी गैस के लीक होने पर हमको पता चल सके कि एलपीजी गैस कहीं से लीक हो रही है, तो हम उसके रीजन को जानें और उसके लीकेज को बंद कर दें। अगर ऐसा नहीं होगा, ब्यूटेन प्रोपेन एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे, आपके घर में, रूम में, हर जगह फैल सकती हैं अगर वो लीक करने पर, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो लीकेज कहीं से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ भी है, अगर डिफ्यूजन ऑफ गैस हो रहा है तो ये काफ़ी कुछ सही है। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें KMnO4 को सोल्यूशन जो है उसको बनाएं, मतलब KMnO4 का क्रिस्टल लें और वाटर में ऐड करें, तो देखिएगा बॉटम साइड में यहाँ पर KMnO4 डिजोल्व है, तो धीरे धीरे ये जो है वो स्प्रेड हो रहा है हर जगह पर, ये कम्प्लीटली स्प्रेड हो रहा है। तो इस स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस है। KMnO4 सॉलिड होता है और ये लिक्विड है, तो सॉलिड वाले पार्टिकल्स मतलब KMnO4 के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं या इंटरमिक्स हो रहा है, तो ये डिफ्यूजन इन लिक्विड स्टेट में है। एक अच्छा एग्जांपल है डिफ्यूजन इन सॉलिड स्टेट। जब हम चौक से किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसको रब करने के बाद या उसको लिखे रहने दें 1 या 2 दिन तक, फिर देखेंगे जब हम नेक्स्ट डे आते हैं तो हल्का सा उस पर लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, मतलब जो चौक पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो चुके होते हैं ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, ऐसा आप स्कूल में कर सकते हैं, चौक से किसी ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, फिर उसको लिखे रहने दीजिए, नेक्स्ट डे आकर देखिएगा, फिर उसको डस्टर से अगर रब करेंगे तो भी आपको देखेंगे जो आपने लिखा था वो बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड स्टेट। ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन है और ये हमारी सॉलिड स्टेट में हो रही है। तो इसका मतलब डिफ्यूजन जो है वो गैस में भी पॉसिबल है, लिक्विड में भी पॉसिबल है और सॉलिड में भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कंपेयर करें
तो गैस में देखेंगे जो एलपीजी गैस लीक होने पर जो स्मेल आती है वो फटाफट से आती है। लिक्विड में ये जो स्प्रेडिंग हो रहा है KMnO4 का डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो है, 5 मिनट 10 मिनट और अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट भी ले सकता है। जब सॉलिड स्टेट की बात करें तो डिफ्यूजन सॉलिड स्टेट, तो यहाँ जो डिफ्यूजन प्रोसेस है चॉक पार्टिकल का वॉल के अंदर, ये अप्रोक्सीमेटली 1 डे ले जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इनका ऑर्डर बनाते हैं तो सॉलिड में मिनिमम, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, गैसीय स्टेट में। तो ये इनका ऑर्डर है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने। टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड इन द बीकर ऑफ वाटर। एक बीकर दे रखा है जिसमें वाटर है, अगर हम 1 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर देते हैं तो धीरे धीरे स्प्रेडिंग हो रहा है। तो इस प्रोसेस का नेम क्या है वो आपको नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच वन हैज मैक्सिमम मूवमेंट किसका होगा, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किसमें होगा, मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स किसमें होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको एलपीजी एंड सीएनजी की फुल फॉर्म है, इसको लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाई डज गैस एक्सर्ट प्रेशर, व्हाई डज गैस fill a vessel completely, why are gas so easily compressible whereas it is almost impossible to compress a solid or liquid। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, what is Brownian motion। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्राउनियन मोशन जो रैंडम मोशन होता है वही आपको बताना है, उसका डायग्राम भी बनाना है और जो भी क्वेश्चन में चीज़ें पूछी गई हैं वो सब आपको बतानी है। दूसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग इन अ रूम वी कैन समटाइम्स सी द डस्ट पार्टिकल। तो ये जो डस्ट पार्टिकल को सी कर सकेंगे वो उन पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या है। और दूसरा, व्हाई डू दिस डस्ट पार्टिकल मूव, ये पार्टिकल जो है वो क्यों मूव कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर एंड इट्स डिफरेंट यूनिट। टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट होती हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट। तो इनमें हम जो डिफरेंट यूनिट हैं उनके न्यूमेरिकल हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आएंगी वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो वहाँ नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।